जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब राजस्थान की तपती धरती पर मुगल साम्राज्य लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा था। चारों ओर बस समझौते और आत्मसमर्पण की ही बातें चल रही थीं। लेकिन जब ज्यादातर लोग हथियार डाल रहे थे, तब मेवाड़ के पहाड़ों में एक शेर ऐसा भी था जो पूरी ताकत से दहाड़ रहा था, जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। आखिर वो एकमात्र शासक कौन था जिसे शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर भी कभी अपने सामने झुकने पर मजबूर नहीं कर सका? जी हां, वो अद्वितीय और स्वाभिमानी योद्धा थे, महाराणा प्रताप। तो आइए आज के इस चर्चा में महाराणा प्रताप के जीवन के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। इस विश्लेषण में हम सिर्फ उनके युद्धों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके लचीलेपन, उनकी कमाल की रणनीतियों और सबसे बढ़कर उनके जीवन से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और कुछ मशहूर लोक कथाओं के बीच के अंतर को भी गहराई से समझेंगे। चीज़ों को साफ और स्पष्ट रखने के लिए हमने इस सफ़र को 6 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला, कूटनीतिक अस्वीकृतियां। दूसरा, हल्दी घाटी का युद्ध। तीसरा, गुरिल्ला युद्ध। चौथा, मिथक बनाम वास्तविकता। पांचवां, मेवाड़ का मैराथन। और अंत में अंतिम विदाई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कूटनीतिक अस्वीकृतियां, यानी झुकने से साफ इनकार। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में सम्राट अकबर ने युद्ध का रास्ता नहीं चुना। उसने कोशिश की कि बिना खून खराबे के ही प्रताप उसके अधीन आ जाएं। अकबर ने बिना थके एक के बाद एक अपने 4 सबसे बेहतरीन दूत भेजे। टाइमलाइन देखिए, सितंबर 1572 में जलाल खान, फिर 1573 की शुरुआत में मान सिंह, उसी साल सितंबर में भगवान दास और आखिर में दिसंबर में टोडरमल। मतलब पूरा जोर लगा दिया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? महाराणा प्रताप ने इन चारों प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका संदेश एकदम साफ था, मेवाड़ की आज़ादी बिकाऊ नहीं है। अब आता है दूसरा हिस्सा, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध, 18 जून 1576। जाहिर है, जब बातचीत से बात नहीं बनी तो तलवारें तो खिंचनी ही थीं। ये भयंकर टकराव गोकुंदा के पास हल्दी घाटी के उस मशहूर और संकरे पहाड़ी दर्रे में हुआ। इस युद्ध की सबसे हैरान करने वाली बात है दोनों सेनाओं के बीच का अंतर। एक तरफ मेवाड़ की सेना, जिसमें बमुश्किल 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुर्धर थे, और दूसरी तरफ आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में मुगलों की विशाल फौज, जिसमें 5 से 10,000 तक सैनिक थे। सोचिए, एक इतनी विशाल शाही सेना के सामने डटकर खड़े होने के लिए कितने अकल्पनीय साहस की जरूरत पड़ी होगी। और इस साहस की नींव थे उनके वफादार साथी, उनकी सेना के एकमात्र मुस्लिम कमांडर हकीम खान सूरी, जो आखिरी सांस तक लड़े, भील धनुर्धरों के नेता राणा पूंजा सोलंकी और झालामान, जिन्होंने प्रताप की जान बचाने के लिए खुद अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हम चेतक को कैसे भूल सकते हैं, एक ऐसा घोड़ा जो हवा से बातें करता था। युद्ध में जब चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था, तब भी वो रुका नहीं। मुगलों की सेना पीछे थी और सामने एक बहुत बड़ा बरसाती नाला। घायल चेतक ने एक ऐसी छलांग लगाई जो किसी साधारण घोड़े के बस की बात थी ही नहीं। उसने नाला तो पार कर लिया, लेकिन तुरंत बाद अपने स्वामी की गोद में दम तोड़ दिया। प्रताप ने भारी आंखों से अपने इस वीर मित्र को वहीं अंतिम विदाई दी। हल्दी घाटी के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा तीसरा हिस्सा, अरावली में गुरिल्ला युद्ध। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय प्रताप ने चित्तौड़ के महल छोड़ दिए और अरावली के बीहड़ जंगलों को अपना नया ठिकाना बना लिया। यहां उन्होंने गुरिल्ला या छापामार युद्ध नीति अपनाई, जिसने मुगलों की नाक में दम कर दिया। जंगलों की यह जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि शायद इस कड़े संघर्ष से प्रताप का हौसला टूट रहा है। उसी दौरान अकबर के ही दरबार के कवि पृथ्वीराज राठौर ने एक बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा। उन्होंने प्रताप को झकझोरते हुए पूछा, क्या सूरज ने अब पूर्व की जगह पश्चिम से उगना शुरू कर दिया है? क्या राजपूतों के प्रतीक ने अपना मूल्य खो दिया है? इस पत्र के जवाब में प्रताप ने जो लिखा वो इतिहास में दर्ज हो गया। उनका उत्तर था कि सूर्य तो निश्चित रूप से पूर्व में ही उगेगा। जब तक प्रताप की तलवार मुगलों के सर पर मंडरा रही है, तब तक अपना गौरव बनाए रखो। इस एक वाक्य ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जितने बुरे हों, प्रताप झुकने वाले नहीं थे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मिथक बनाम वास्तविकता। हम सभी ने बचपन में वो एक बेहद भावुक किस्सा सुना है ना, कि जंगल में भटकते हुए प्रताप का परिवार कई दिनों से भूखा था। किसी तरह जंगली घास की रोटियां बनाई गईं, लेकिन जैसे ही प्रताप की छोटी बेटी वो रोटी खाने वाली थी, एक जंगली बिल्ली झपट्टा मारकर उसे छीन ले गई।
बच्ची भूख से बिलख पड़ी। कहा जाता है कि उस वक्त प्रताप का दिल कांप गया और एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये कहानी भावनाओं से भरी है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और सच्चाइयों की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। घास की रोटी और दर-दर भटकने की बात दरअसल एक लोकप्रिय लोक कथा ज्यादा है। सच्चाई ये है कि निर्वासन के उन कड़े दिनों में भी प्रताप ने 15,000 घुड़सवारों और 100 हाथियों की एक बड़ी फौज खड़ी कर रखी थी। उनके पास एक प्रॉपर प्रशासन था। सोचिए, इतनी विशाल सेना चलाने वाले शासक के पास संसाधनों की इतनी भी कमी नहीं हो सकती कि उसे घास की रोटियां खानी पड़े। उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। और उस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया मेवाड़ के दीवान भामा शाह ने। जब प्रताप लगभग सब कुछ हार चुके थे, तब भामा शाह ने अपनी जीवन भर की कमाई प्रताप के चरणों में रख दी। जरा रकम पर गौर कीजिए, 23 लाख रुपए और 20,000 सोने के सिक्के। ये इतनी बड़ी दौलत थी जिससे 25,000 सैनिकों का 12 सालों तक खर्च उठाया जा सकता था। इसी मदद ने प्रताप की सेना में जैसे नई जान फूंक दी। और इसी नई ऊर्जा के साथ हम पहुंचते हैं अपने 5वें हिस्से पर, दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। संसाधनों के वापस आने के बाद प्रताप ने एक एक करके अपने किले मुगलों से वापस छीनने शुरू कर दिए। साल था 1582। दिवेर का युद्ध। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे यूं ही मेवाड़ का मैराथन नहीं कहा। जिस तरह मैराथन के युद्ध में एक छोटी सी सेना ने विशाल फारसी सेना को धूल चटा दी थी, बिल्कुल वैसा ही यहां हुआ। प्रताप की सेना ने एक ही झटके में मुगलों की 36 चौकियों को तबाह कर दिया और अपने खोए हुए ज्यादातर हिस्से वापस ले लिए। ये वाकई एक गजब की वापसी थी। अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी मुकाम पर, अंतिम विदाई और अमरता। 1585 के बाद जब अकबर दूसरी जगहों पर उलझ गया, तो प्रताप को अपनी नई राजधानी चावंड में मेवाड़ को फिर से संवारने का मौका मिला। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक कभी हार नहीं मानी और 1597 में चावंड में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रताप की मौत की खबर जब लाहौर में बैठे उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर तक पहुंची, तो जानते क्या हुआ? कवि दुर्सा आढ़ा ने लिखा है कि अकबर ने यह खबर सुनकर अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। उसने खुद माना था कि दुनिया में बादशाह तो बहुत हुए, लेकिन प्रताप जैसा स्वाभिमानी योद्धा कोई दूसरा नहीं हुआ। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल दे जाती है। इतिहास उन लोगों को कैसे याद रखता है जो घुटने टेककर आराम की जिंदगी जीने के बजाय तकलीफों से भरी पूरी आजादी को चुनते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन चीख चीख कर ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदतर क्यों ना हों, अपने स्वाभिमान और अपने उसूलों का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।